हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बरेली से केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के यात्रा के बारे में बताएंगे। इसको आप कितने दिन में और कैसे कर सकते हैं। बरेली जो कि एक मध्य उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य यूपी से अगर आपको केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी या कुमाऊं के पहाड़ों पर जाना है तो बरेली उसके जाने के लिए आपको सबसे आसान शहर है। बरेली से होते हुए किच्छा हल्द्वानी होते हुए ये आप कुमाऊं के पहाड़ों पर जा सकते हैं। बरेली से पहले हम केदारनाथ जी जाएंगे। बरेली से हम सुबह 5 बजे कार के द्वारा निकल गए। बरेली से कर्णप्रयाग 315 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में करीब 12 घंटे का समय लगता है और रास्ते में भीमताल, कैंची धाम वाले बाबा जी, रानीखेत और गैरसैंण होते हुए 12 घंटे में हम कर्णप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। हम सुबह 5 बजे बरेली से निकल के शाम को 5 बजे कर्णप्रयाग पहुंच गए। रास्ते में गैरसैंण पड़ता है जो कि कुमायूं की समर की राजधानी है। कर्णप्रयाग पहुंचने पर हमें सबसे पहले पिंडारी नदी के दर्शन हुए और फिर दूर से ही मंदाकिनी नदी दिखने लगी। कर्णप्रयाग 5 बजे पहुंचने के बाद हम रुद्रप्रयाग की तरफ मुड़ गए, जहां तक पहुंचने में हमें 1 घंटा और लगा। रुद्रप्रयाग पहुंचकर हमने वहां पर होटल लिया, उसमें हम रुक गए क्योंकि अगले दिन सुबह रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ जी के लिए रास्ता चलता है। रात को स्टे करने के बाद सुबह करीब 5 बजे हम रुद्रप्रयाग से चल दिए। सुबह सुबह क्योंकि अंधेरा सा था और सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है तो हम आसानी से रास्ता की दूरी हम कवर कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जी जाने के लिए पहले हमें फाटा जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें हेलीकॉप्टर मिलता है। फाटा केदारनाथ जी के काफ़ी नज़दीक है तो वहाँ से हेलीकॉप्टर का टिकट सस्ता है, महंगा नहीं पड़ता। वैसे तो गुप्त काशी से भी हेलीकॉप्टर सेवा है पर वहाँ से थोड़ी महंगी है। रास्ते में तिलवाड़ा, आगस्मुनी, चंद्रपुरी, गुप्त काशी, नारायण कोठी पढ़ते हुए फाटा तक पहुँचा जा सकता है। रुद्रप्रयाग से फाटा तक का रास्ता काफ़ी ख़राब है, जिसमें कहीं पे तो सड़क काफ़ी अच्छी बन चुकी है पर काफ़ी जगह कच्ची और अधपकी रोड है, जिसमें खाली मिट्टी की, कंकड़ की और ईंटों की है। एक तरफ मंदाकिनी नदी बह रही है और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। रास्ता काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हुआ है। इस रास्ते में अक्सर आपको रास्ते में काले रंग के कुत्ते भी दिखाई पड़ जाते हैं, जो कि इसी इलाके में ख़ास तौर पर मिलते हैं। 5 बजे जब हम रुद्रप्रयाग से निकले थे तब काफ़ी अंधेरा था, पर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद हल्की हल्की रोशनी पहाड़ों के ऊपर से दिखने लगी और पहाड़ों का दृश्य काफ़ी मनोरम और काफ़ी सुंदर दिखने लगा। पहाड़ों के पीछे से काफ़ी दूरी पर कुछ पहाड़ों की ऊंची बर्फ़ से लदी चोटी भी बीच बीच में हमें दिखाई पड़ जाती। इसी बीच में सूर्य देवता भी निकलने लगे और पहाड़ों के ऊपर से एक बिल्कुल चमकते हुए मोती की तरह बहुत ही सुंदर दृश्य हमको दिखाई देने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही पावरफुल हीरा, चमकता हुआ हीरा और मोती कोई चमक रहा हो, जिसका देखकर मन भाव विभोर होने लगा। धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगी, सूरज ऊपर चलने लगा और हम अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे। हालांकि रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था, कहीं कहीं पर सड़क अच्छी थी पर ज़्यादातर सड़क का रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ था, कच्चा, ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा और सारे रास्ते पे पत्थर और कंकड़ और बजरी थी। ज़रा से भी आपकी नज़र चूकी और गाड़ी बिल्कुल फिसल सकती थी। पर हम केदारनाथ जी का नाम लेते हुए चलते रहे और आगे बढ़ते चले गए।
कि लग रहा था कि आगे रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल हम पहाड़ में घुस जाएंगे। पर वहाँ तक पहुँचने के बाद ही हमको लगा कि हाँ, आगे रास्ता दिखाई पड़ने लगा। काले कुत्ते भी बीच बीच में दिखते रहे, जो कि हमने पहले भी मैं आपको बता रहा था। और हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे और धीरे धीरे हम केदारनाथ जी के नज़दीक फाटा के पास पहुंचने लगे। फाटा में हेलीकॉप्टर कंपनी के ऑफिस में पहुंचने के बाद 1 घंटा करीब हमें वहां लगा, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे कागज़ों की जांच की। सारे कागज़ आईडी वगैरह देख के ही वो यहाँ से जाने देते हैं। हमारा हेलीकॉप्टर 9:30 या 10 बजे उड़ना था, पर वो किसी वजह से लेट हो गया। पता चला केदारनाथ जी पर सेना के हेलीकॉप्टरों, चिनूक हेलीकॉप्टरों के द्वारा कुछ सामान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए पब्लिक हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित हो गई है। कुछ देर बाद हमें पता चला 12 बजे के लगभग कि हेलीकॉप्टर सेवा दोपहर में दोबारा से चालू होगी, पर शाम को वहाँ से लौट के नहीं आते हैं, इसलिए उस दिन रात में हमें केदारनाथ जी ही रुकना पड़ेगा। इसके लिए हेलीकॉप्टर कंपनी ने हमसे परमिशन मांगी और एक फार्म पे साइन करा लिए कि हम दोपहर में जाके रात को वहाँ रुकने के लिए तैयार हैं और अगले दिन ही हम वापस आएंगे, क्योंकि अगले दिन वही हेलीकॉप्टर हमें वापस लेके आता है। वो हमने वहाँ हामी भर दी, उनको साइन करके दे दिया। उसके बाद करीब 2-2:30 बजे तक हम हेलीकॉप्टर कंपनी के ऑफिस में ही और इधर उधर हम मंडराते रहे, घूमते रहे। वहाँ पर हमारा सबका वज़न हुआ, सामान का वज़न हुआ, क्योंकि एक आदमी के साथ 15 किलो का वज़न ही अलाउ था। इस बीच में हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई और हमें फाटा से केदारनाथ जी तक हेलीकॉप्टरों का आना जाना शुरू हो गया, जो कि हमको दिखाई भी पड़ने लगा। ये देखिए, दूर से एक केदारनाथ जी से हेलीकॉप्टर आ रहा है, जो कि बहुत छोटा सा दिखते हुए एकदम पास में आते आते अपने हेलीपैड पर उतर जाता है। आप भी इसका आनंद लीजिए। अल्टीमेटली 3 बजे के लगभग हमारा नंबर आया और हम हेलीकॉप्टर में बैठकर केदारनाथ जी के लिए चल दिए। लगभग 7-8 मिनट का या 10 मिनट का टाइम लगना था हेलीकॉप्टर को फाटा से केदारनाथ के हेलीपैड तक पहुंचने के लिए। हेलीकॉप्टर में यह बैठने का हमारा पहला ही मौका था और इतनी ऊंचाई पर बैठने पर हेलीकॉप्टर से नीचे देखने पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। चारों तरफ छोटे छोटे मकान, छोटे रास्ते और बहुत ऊंचाई से सब पेड़ और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। हम बहुत ही खुश थे, क्योंकि हम पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर हमारा आगे बढ़ता गया और ऊपर से हम नीचे का मनोरम दृश्य देखते रहे। काफ़ी दूरी पर छोटे मकान, छोटे छोटे से मकान दिख रहे थे इतनी ऊंचाई से, और फाटा से जो केदारनाथ जी तक पैदल जाने का रास्ता है वो भी दूर से दिखाई पड़ रहा था। कहीं कहीं पर धूप छाँव एक साथ दिख रही थी। पहाड़ों की परछाई दूसरे पहाड़ पर और रास्ते पर दिख रही थी और कभी कभी तुरंत धूप आ जाती थी। उस रास्ते पर, पैदल रास्ते पर भी हमें अक्सर काफ़ी दूर से लोग चलते हुए, आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे और एक साइड में पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां, बर्फ़ से लदी हुई चोटियां भी दिखाई दे रही थी।
धीरे धीरे हम केदारनाथ जी के हेलीपैड पर पहुंचकर हम उतर गए, जहां पर बड़ी ठंडी हवा थी और बहुत ही मनोरम दृश्य था। यहाँ पर हेलीकॉप्टर हमें उतार कर तुरंत ही उड़ के वापस चला जा रहा था और हम हेलीपैड पे उतर कर हम अपना सामान लेकर मंदिर की तरफ को चल दिए। मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पे था। पैदल रास्ता चलने के बाद हमें मंदिर तक पहुँचना था। हम अपने साथ पूरे ठंड के कपड़े ले गए थे। गर्म कपड़े पहनकर हम पैदल चल दिए। पैदल रास्ता बहुत ही अच्छा बन गया है अब, बिल्कुल पक्का और काफ़ी चौड़ा, काफ़ी स्पेशियस रास्ता अब तैयार हो गया है। और रास्ते में जगह जगह पर इन्होंने चाय पानी की भी व्यवस्था करी हुई है। काफ़ी सुंदर रास्ता और पक्का साफ़ सुथरा रास्ता बना दिया है, जिसमें एक मंदाकिनी नदी का पुल भी है। उस पुल के ऊपर से होते हुए ही हमको आगे बढ़ना था, जो कि पहले किसी टाइम में काफ़ी टूट फूट गया था, पर अब बिल्कुल पक्का और फिट हो गया है। हम धीरे धीरे पैदल चलते हुए इस पुल की तरफ, जो कि मंदाकिनी नदी के ऊपर है, हम उसे चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें सामने से केदारनाथ जी के दर्शन होने लगे और उसके चारों तरफ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, जहाँ पर लोग इकट्ठे थे। शाम का समय हो चला था और दूर से ही लोग मंदिर के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे और नमः शिवाय के, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। लोग बाग अपने मोबाइलों से इसके फ़ोटो और वीडियो बनाने में लगे हुए थे। इससे पहले ही एक नंदी जी की मूर्ति थी, काफ़ी बड़ी मूर्ति थी और सब जगह फूलों से सजाया हुआ था। क्योंकि हमें रात में केदारनाथ जी पर रुकना था, तो पहले हमने अपना सामान होटल करके होटल में रख दिया और फिर उसके बाद हम मंदिर की तरफ को आ गए थे। काफ़ी ठंड थी, ठंडी हवा थी, बहुत ही कपकपी थी। यहाँ पर आकर हमने मंदिर के अंदर, कोरोना की वजह से अलाउ नहीं था जाने के लिए, केवल बाहर बाहर से था, पर हम मंदिर पर आकर हमने इसके चारों तरफ से दर्शन करने लगे। मंदिर के पीछे फिर हमने वो चमत्कारी चट्टान भी देखी, जो कि 2013 में केदारनाथ आपदा में जिसने मंदिर की रक्षा करी थी। बहुत बड़ी चट्टान है और वाकई में ये कुदरत का एक चमत्कार है, जो कि कहाँ से पहाड़ के कितनी ऊंचाई से आई और ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गई। जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव। मंदिर के चारों तरफ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है और मंदिर के साइड के रास्ते से भी अंदर के दर्शन होते हैं। ये चट्टान जो अब आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके चारों तरफ एक चबूतरा सा बना दिया है यहाँ पर, और इतनी विशाल चट्टान है कि इसने पूरे नदी की बहाव को मंदिर की तरफ जाने से रोक दिया था। मंदिर के पीछे भी निर्माण कार्य आजकल चल रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों में, और इस जगह की सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है। रात होने वाली थी। रात में यहाँ पर 8 से 9 बजे तक आरती होती है
तो आरती के लिए हम मंदिर के सामने ही खुले में, हम और बाकी सारी पब्लिक, सारे भक्तजन वहीं खुले में बैठ गए। इस समय यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पर मंदिर की आरती होते समय हम लोगों को ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। कितनी ठंड थी, उसके बावजूद सब यहाँ 1 घंटा बैठे रहे और मंदिर की आरती में लगातार बैठकर उसके दर्शन हम करते रहे और आरती का लाभ लेते रहे। मंदिर की चोटी पर एक बहुत ही तेज रोशनी जल रही थी और चारों तरफ एक अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ बर्फ़ से लदे हुए ऊंचे पहाड़ और एक निर्मल सी शांति थी। यहाँ पे पहुँच के ऐसा महसूस हो रहा था कि एक हम किसी जादुई वातावरण में बैठे हुए हैं और यहाँ शांति से बैठे रहें और प्रभु का गुणगान करते रहें। केदारनाथ जी के मंदिर पर एक जो हैट पहने हुए बाबा लगातार दिखते हैं, जो यहीं पर रहते हैं और आरती के समय ये डमरू बजाते रहते हैं, अपना सिर हिलाते रहते हैं। आप जब भी जाएंगे आप इन बाबों को यहीं पर ही पाएंगे। रात को -4 डिग्री टेम्परेचर में केदारनाथ जी पे रुकने के बाद अगले दिन सुबह हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए। सुबह जाने से पहले हमने एक बार फिर मंदिर के दर्शन करे। 4 बजे हम इसकी लाइन में हमें लगना पड़ा, तब 1 घंटे में हमारा नंबर आया। उसके बाद मंदिर में हमने दर्शन करे। उसके बाद फिर हमने मंदाकिनी नदी पर आकर वहाँ पर चाय पी। सुबह वो दर्शन के बाद हम हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस फाटा के लिए चल दिए। करीब 8 से 10 मिनट का हेलीकॉप्टर का रास्ता था, जो कि केदारनाथ से फाटा तक लगता है। वापस जाते हुए हमने वापसी में चारों तरफ पहाड़ों के दर्शन किए, जो कि पूरा केदारखंड कहलाता है। इस पूरे इलाके की महिमा ही अपरंपार है। इस पूरे इलाके में आना ही अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये दर्शाता है कि आप पर भोलेनाथ की कृपा है और आप यहाँ पर आ पाए। लौटते हुए भी वही ऊंचे पहाड़ों के बीच में गहरी खाइयाँ और दूर से पेड़, पत्थर और नीचे छोटे मकान। दृश्य बहुत ही मनोरम था, दिखते रहे। फाटा तक पहुँचने के बाद फिर हम गाड़ी से रुद्रप्रयाग होते हुए और कर्णप्रयाग होते हुए चमोली आ गए, जहाँ पर हम रात को रुके और अगले दिन सुबह हम बद्रीनाथ जी के लिए निकल पड़े। चमोली से बद्रीनाथ का रास्ता करीब 3 से 4 घंटे का चमोली से बद्रीनाथ जी की दूरी करीब 103 किलोमीटर की दूरी पर है। चमोली से चलकर रास्ते में हमें नंदप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, लामबगढ़ इत्यादि जगह का पड़ना था। सुबह 5 बजे हम चमोली से बद्रीनाथ जी की तरफ चल दिए। ये आज हमारा यहाँ पर चौथा दिन था। इसमें रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयाँ थी। यहाँ से भी बद्रीनाथ जी का रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी टूटा फूटा और टेढ़ा मेढ़ा है। इस रास्ते में भी अक्सर ज़्यादातर जगह मिट्टी और कंकड़ पत्थर के रास्ते हैं, जो कि अक्सर ऐसा लगता है कि पहाड़ में जाके रास्ता समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ पर पहुंचकर ही आगे का रास्ता मिल जाता है। फिर भी काफ़ी जगह पक्के रास्ते हैं और अच्छे बन गए हैं कई जगह पर, और ज़्यादातर जगह लगातार काम भी चल रहा है रास्ते को सुधारने और अच्छा बनाने।
बद्रीनाथ जी से पहले ही रास्ते में एक डैम पड़ता है। जेपी पावर वालों का ये डैम काफ़ी बड़ा बना हुआ है और यहाँ पर अलकनंदा नदी का काफ़ी तेज़ बहाव भी है। ये डैम और इसका बोर्ड दूर से ही दिखाई पड़ता है, जो कि हमें दूर से ही दिखाई पड़ने लगा और बहुत ही मनोरम दृश्य था। डैम, उसके चारों तरफ पहाड़ के किनारों की जाती हुई सड़कें और अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ पुल। इस पुल पर पहुंचकर ज़्यादातर लोग यहीं पे गाड़ी रोककर इस पुल के ऊपर से चारों तरफ की सुंदरता का आनंद लेते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं। हमने भी यहाँ पर रुककर नीचे दूर तक बहती हुई अलकनंदा के दर्शन किए और दूर तक पतली सी रेखा में बहती हुई अलकनंदा के पास फोटोग्राफी करी और हम आगे की तरफ चल दिए। यहाँ पर जेपी पावर का बोर्ड लगा था और इससे आगे चलने पर हम उन रास्तों पर चलने लगे और रास्ते में अच्छी खासी ठंड थी। हालांकि टेम्परेचर केदारनाथ जी की तरह 0 डिग्री और 1 डिग्री नहीं था, फिर भी काफ़ी ठंड थी। ये रास्ता भी टूटा फूटा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। काफ़ी टूटा हुआ रास्ता है ये। बद्रीनाथ जी से थोड़ा पहले ही ये जेपी पावर वालों का ही अलकनंदा पर बना हुआ डैम है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ बहाव आता हुआ नदी का दिखता है और पक्के इन्होंने घाट से भी बना रखे हैं। काफ़ी तेज़ बहाव है जो कि कंट्रोल्ड है। एक किसी गुफा से काफ़ी तेज़ पानी निकल के आ रहा है और बाकी अलकनंदा का कलकल करता हुआ शोर, आवाज़ बहुत ही मधुर महसूस हो रही है। यहाँ पर रुककर आप फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। इस डैम से चलने के कुछ देर बाद ही हम बद्रीनाथ जी पहुँच गए। वहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अब हम पैदल मंदिर की तरफ चल दिए। लगभग सुबह 10 बजे का टाइम था। हम चमोली से 4-4.25 घंटे में यहाँ पर पहुँच गए और थोड़ी सी दूरी पर ही हम बद्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ को चल दिए। ये दूर से ही बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए। जय जय बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी की जय हो। अलकनंदा नदी पर बने हुए पुल, उसके चारों तरफ दुकानें से होते हुए हम मंदिर के अंदर पहुंच गए। लाइन में लगने के बाद अंदर पहुंच के सबसे पहले हमने तप्त कुंड के दर्शन किए। यहाँ का पानी इतनी ठंड में भी गर्म है, खौलता हुआ दिखता है, पर इसमें घुसने पर शरीर का कोई अंग भी जलता नहीं है। बद्रीनाथ जी के मंदिर में अंदर काफ़ी बड़ा प्रांगण है और लोग वाग यहाँ पर अपना जगह जगह बैठ के अपना पूजा अर्चना भी करते हैं। यहाँ पर पिंडदान भी कराया जाता है अलकनंदा नदी के किनारे। आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है और ये उसके ऊपर काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है मंदिर के चारों तरफ और पहाड़ के दर्शनों का। यहाँ पर पहुंचकर हम मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। मन होता है कि दिन भर यहीं पर बैठे रहो और इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लो। चौथे दिन वहाँ से लौट के हम चमोली पर रुके और 5वें दिन सुबह सुबह हम चमोली से वापस बरेली के लिए चल दिए। रास्ते में कर्णप्रयाग से आगे आदि बद्री का मंदिर पड़ता है, जो कि यहाँ कहते हैं कि बद्रीनाथ जी सबसे पहले यहीं पर ही विराजमान थे। इसके बाद रानीखेत में रुकने पर आपको हिमालय की बर्फीली चोटियों के दर्शन होते हैं और शाम को 5-6 बजे तक हम बरेली वापस